हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो नेक्स्ट आने वाला वो लेक्चर ग्लोबल वार्मिंग, रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग आप लोग को मैं बताने में जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या क्या करते हैं आपका। आज मैं आप लोग को MCQ अनवर्ड कराने जा रहा हूँ। देखिए अब इसमें कहता है जलवायु परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन का क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का संरक्षण, प्रदूषण एवं उपयुक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या हो गया? आपका डी ऑप्शन हो गया। जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है उसके क्या क्या ग्रीन हाउस गैसेस भी उसके लिए है, ओजोन परत है, प्रदूषण है, उपयुक्त सभी में से इसका रीजन है। नेक्स्ट वन है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। तो निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस यस, ओजोन परत अपक्षय यस, प्रदूषण अपक्षय। तो इसका क्या आकार हो गया? उपयुक्त सभी। ग्रीन हाउस मतलब क्लाइमेट चेंज। व्हाट वाज द रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या क्या हो सकता है? इसके रीजन में आपका ग्लोबल वार्मिंग जो रेट डे बाय डे रेट टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो है, ओजोन डिप्लीशन है ये, और जो पोल्यूशन है। तो ये सब मेजर फैक्टर हैं उसके करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी, डी ऑप्शन। आपका अच्छा निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस एक धरती पर जीवित के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है? कौन सी गैस आपका क्या कर रहा है? कौन सी गैस आपका जीवित के लिए लाभकारक और हानिकारक? तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये यूजफुल है, मतलब हम लोग रिलीज करते हैं और पौधे इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देख लीजिए, अब देख लीजिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन निषेचन में कार्बन फर्टिलाइजेशन में सर्वोत्तम वर्णित है? कौन सा कार्बन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका? देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण बढ़ते हुए पादप में वृद्धि, जो CO2 का कंसंट्रेशन है ये लगातार डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ये कार्बन आपका फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल करता है। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन, अब देखें नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन। देखिए इसमें से क्या है आपका CO2 का जो है CO2 मतलब डबल बिहेवियर को शो करता है ना। निम्नलिखित में से क्लाइमेट चेंज के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्लाइमेट चेंज के आपका कौन कौन से कारण हो सकते हैं? जीवाश्मिक ईंधन का एकाधिकरण प्रज्वलन करना यस, उसके बाद तैर चालित स्वचालितों के लिए विस्फोटन यस, ये भी इसका कारण है। सौर धंधक ना और अत्यधिक वनोन्मूलन यस, ये 3 फैक्टर है। मतलब 1, 2, 4 इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका आपका पार्ट बी 1, 2, 4 जो है इसके लिए आपका क्लाइमेट चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव अवशोषकों के दहन के कारण वायुमंडल में कौन सा उपयुक्त निर्मुक्त होता है? तो इसमें कौन कौन से होता है? फसल जैव मात्रा में अवशोषक के लिए दहन के लिए कौन से निर्मित होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन इसका डी ऑप्शन हो गया। देख लीजिए आपके कौन कौन से गैस होते हैं दहन के लिए। आपका SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, NOx, CO, BC, ब्लैक कार्बन, आपका ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, NMC, VOC, O3 और निलंबित पहुँचते हैं। अब आप जाइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करता है? निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो किसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज था? 66% CO2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जो CO2 होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आपका जो उसमें करता है वैश्विक उष्मन में उत्सर्जन के क्या कारण होता है? CO2 66%। इसकी अब थ्योरी देख लीजिए, पार्ट्स पर मिलियन। भूमंडलीय उष्मन की आशंका में वायुमंडल की बढ़ती हुई सांद्रता के मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल की सांद्रता किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है?
कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन का लगातार हो रहा है। अब देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त कंसंट्रेशन माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयुक्त कंसंट्रेशन किस में माना जाता है? जो कि किस में लगातार कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज कितना परसेंटेज है। तो आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा रहा है कितने परसेंट? 2 मतलब 1.5 सेंटीग्रेड से कम रहना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा आपका 0.03% जो होता है डब्ल्यू में मौसम वैज्ञानिक संगठन WMO के द्वारा, इसमें जो आपका बी पार्ट है उसमें उसके द्वारा प्री इंडस्ट्रियल युग में CO2 की सांद्रता लगभग कितना है? 278 ppm है। तो 278 ppm का मतलब है 0.03%। 0.03% में आपका जो होता है इसकी ppm सांद्रता पाई जाती है। जो वहाँ पे 415 से अधिक हो जाती है तो आपका मेजर लेवल में पाया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी ग्रीन हाउस के गैस मीथेन का स्रोत है? धान के खेत मीथेन का सोर्स आपको मैं बताता, धान के खेत में यस, कोयले की खनन में यस। जहाँ पे कोयला जो कोल रिजर्व होते हैं उस कोल रिजर्व में से जब कोल को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो वहाँ के ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर को बोला जाता है कोयले की खादानों में आप सैंड को भरिए, क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होती है। जब मीथेन गैस रिलीज होते हैं तो उसके जो वर्कर होते हैं वहाँ के उनकी डेथ होने की संभावना रहती है। तो इसलिए वहाँ पर बताया था कहीं भी आप खदान करिए, खदान करने के बाद जैसे आप करते हैं तो उसमें एक्सट्रैक्टिंग करके उसमें सैंड फिलअप कर दीजिए जिससे वहाँ पे गैस ना हो पाए। तो इसका क्या, जब पशु जुआलू करते हैं, जब पालतू जानवर जुआलू करते हैं तो उसमें से मीथेन गैस रिलीज होता है और आर्द्रभूमि वेटलैंड से रिलीज होता है। यहाँ तक ही नहीं, जब आप धान का खेत हो गया, इन सब खेतों में मीथेन गैस हल्की सी महक निकलती हैं। आप यहाँ तक कि जब देखते हैं गार्बेज होता है, गार्बेज कलेक्शन के बाद जब उसमें से बदबू निकलती है, उसको जब आप कलेक्ट करेंगे गैस के फॉर्म में तो उसमें मीथेन का रूप होता है। उसी को अगर पाइप से आप कनेक्ट कर ले गए तो उसके द्वारा भी आपका मीथेन गैस करते हैं। आप गोबर गैस तो इसी का एग्जांपल है। गोबर गैस में क्या करते हैं, आप गोबर को सड़ा देते हैं। जब गोबर को सड़ा देते हैं तो उसको ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं, उसमें जो मीथेन गैस होती है ऊपर आकर टकराती है, उसी को हम पाइप के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। उसको डिफरेंट पर्पज़ फॉर हीटिंग एंड अदर पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। मीथेन में से किससे निकलती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक के बाम्बी से, या दोनों में से निकलती है? इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन सी पार्ट हो गया। गैस के धान में से उत्सर्जित होती है भूमि का तापमान वृद्धि के लिए कितना दायक होता है? आपका डी, मीथेन गैस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धान की खेती के लिए धान को खेत में से हमेशा मीथेन गैस निकलता है। ये आप लोग को कई बार मैंने करा चुका हूँ, देखते रहिए इसके क्वेश्चन को। अब इसमें आइए, फसलों में कौन सी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तो सर्वाधिक होता है? धान की फसल CH4। जुगाली करने वाले ग्रीन हाउस गैस कहाँ से निकलती है? मीथेन गैस से निकलती है। अब देखिए CH4 जो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, ये तो आपका अंडरस्टूड होना, इसको पता होना चाहिए। इसको देखो, बायोगैस, मैंने आपको बताया था बायोगैस ग्रीन हाउस गैस में एयर पोल्यूशन का कारण काम करते हैं। अब देखिए, हाल ही में वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से बढ़ोतरी हो रही। CO2 कंसंट्रेशन लगातार, किंतु उसमें बहुत सी वायुमंडल निचले भाग में नहीं रहती हैं। जब निचले भाग में नहीं रहती है CO2 तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसमें क्या होता है, समुद्र में पादप पलवक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो रेज आती हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसके लिए इसका क्या ऑप्शन हो गया? आपका बी ऑप्शन हो गया। अब इसमें देखिए थ्योरी में आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है। मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न अधिकांश CO2 वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों में पृथ्वी एवं पौधों को अवशोषित कर लेती है। प्रकाश संश्लेषण में फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को करती है। फाइटोप्लैंक्टन और माइक्रोप्लैंक्टन माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब देखिए क्या, मीथेन हाइड्रेट निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? मीथेन हाइड्रेट, आप किसके बारे में बताना है? मीथेन हाइड्रेट। अब मीथेन हाइड्रेट क्या है? ये भूमंडलीय तापन के कारण निक्षेपों में मीथेन निर्मित होता है। मीथेन हाइड्रेट विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। मीथेन हाइड्रेट के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक बाद कार्बन डाइऑक्साइड आश्रित करते हैं। जो मीथेन हाइड्रेट होता है उसके बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए, मीथेन हाइड्रेट में हम क्या करते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के
उसमें जो आपका 1 2 3 देखिए मीथेन जब जल में उसमें 1 2 3 इसका क्या ऑप्शन हो गया, आपका डी वाला ऑप्शन हो गया। उसमें क्या करते हैं, जल में अणुओं से घिर कर निम्न तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलाइन संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, मीथेन हाइड्रेट परिवर्तन हो जाता है। जब उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में जम जाती है तो मीथेन हाइड्रेट का रूप ले लेता है। यह मीथेन हाइड्रेट क्या करता है, एक आर्कटिक मतलब नॉर्थ एवं साउथ क्षेत्रों में बर्फ के नीचे और महाद्वीपीय प्रांतों में तलहटी में चलते हैं। भूमंडलीय तापन पे मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों में पिघल जाता है। पिघलने के प्रकार वैश्विक ताप एवं दुष्प्रभाव की तेजी से वृद्धि होगी, लगभग कार्बन के तहत काम करते हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्रों में संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहा है। इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है, वैश्विक तापमान के लिए आपसे कौन सा कारण जिम्मेदार है? चावल की खेती के लिए समृद्ध चावल की खेती के लिए यस, यह तो है ही है। नाइट्रोजन में आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं, यस, ये दोनों इसका ये आपका क्या होगा, जो आपका वैश्विक तापमान है, जो नाइट्रोजन और चावल की खेती इन सब के लिए आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो राइस के प्लांट है उनको किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पर जो उसकी लेंथ हो उसको भी डिक्रीज, आजकल के जो आप पौधे देखते हैं तो उसके जो हाइट होती है उसको हाइट उसमें जो फली लगती है उसका जो तना होता है बहुत छोटा होता है, तो इस पर भी ध्यान दिया गया क्योंकि ये वेस्टेज होता है, ये मतलब चारा खिलाने के लिए उपयुक्त तो होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबा रहेगा तो इसमें जो एनर्जी होगी, जो इसमें न्यूट्रिएंट रहेंगे, इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो साइंटिस्ट का वर्क क्या कर रहे हैं कि जो पौधे उगाए जाएं, जो फलीदार पौधे उगाए जाएं, उसमें क्या किया जाए, उसमें जो उसकी टहनी हो, जो उसकी लेंथ हो वो कम हो। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, भूमंडलीय उष्णता एवं तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे सागर तट पर समवर्ती क्षेत्रों में डूबा जा रहा है। जब ग्रीन हाउस हो रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे जिससे आसपास के टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जब आसपास के टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब वाटर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो वो जो छोटे छोटे टीले या आइलैंड जो डाउन क्षेत्र में रहेंगे वो धीरे धीरे डूबने लगेंगे। तो इसीलिए स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय देशों में तटों में गाँव आ चुके हैं। समय समय पर आना वैश्विक तापन में संबंधित है तथा इसमें देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए अब इसमें क्या करते हैं आप, समय से पूर्व आना। देखिए पहले जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड उस तरफ से हमारे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर कभी नहीं जाते थे, लेकिन आज उधर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहे हैं तो ग्लेशियर के मेल्ट होने से उधर पर आपका ऑयल रिजर्व, जब ऑयल रिजर्व की पानी की संभावना, वह ऑयल रिजर्व आपका क्या करेगा, फ्यूचर कमिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो फ्यूचर में क्या करेगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आपका मतलब फ्यूचर में वो एक रिसोर्सेज काम कर रहा था। इसलिए हमारे यहाँ के ONGC सेंटर वहाँ पे जा कर के काम कर रहे हैं। आर्कटिक ग्रीनलैंड आइस शीट के तापमान है सर्वाधिक भांगुर पारिस्थितिक क्षेत्र में। वस्तुतः इन क्षेत्रों में तापमान के कारण बर्फ पिघलना एवं पृथ्वी पर संभावित रहता है। देखिए इसमें क्या क्या प्रभाव होता है, जो आपका भूमि उष्णता रहती है उसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव इफेक्ट में क्या क्या अंतर रहता है। अधिक बादल, जो इमिशन होता है उसी के कारण से, जहाँ से इमिशन बादल बनता है, CO2 की मात्रा होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, पौधों में जल अवशोषण की क्षमता बढ़ती है। ये सब चीज़ तो पॉजिटिव इफेक्ट आ गए। अब उसमें क्या क्या निगेटिव इफेक्ट आते हैं, पौधों में बढ़ोत्तरी की रेखीय तापमान में वृद्धि होती है, नदियों में जल स्तर अप्रशासित रहता है, ग्लेशियर का पिघलना रहता है, ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, तटीय प्रदेशों का डूबना एवं समुद्र क्षेत्रों में वृद्धि, बाढ़, सूखा, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, जैव विविधता, फसल उत्पादकता, इन सब सेक्टरों में इस पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए ये आपको मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, जो IPCC है इसके बारे में आपका क्या मतलब क्या टारगेट है इस समय का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ना, इसमें क्लाइमेट चेंज इसके बारे में क्या सोचते हैं, असेसिंग ए की वर्नेबिलिटी एंड रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व में तापमान में 2 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता तो दिन भर
जब आपका कोरल मोरलिटी घटती होगी, मतलब अगर आपका टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है 2 सेंटीग्रेड से बढ़ जाए, तो हम लोग का जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसके क्लाइमेट चेंजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मैं आप लोग को बार बार बताया हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इसका जो रेट होता है वो रेट बदलता घटता रहता है, इस कारण से वहाँ पे इफेक्ट होता है। देखिए अब इसके साथ साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में 1/6 भाग में रूपांतरित हो चुका है। पृथ्वी पर नई प्रजातियां 1/4 भाग में होती विलुप्त होने के कारण, तथा विश्व का तापमान जो मतलब वाटर का जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है लगातार वर्ल्ड लेवल पर कितना इंक्रीज हो रहा है, अबाउट 3 सेंटीग्रेड। जब 3 सेंटीग्रेड से जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें बहुत सी समस्या आएंगी। तो इसलिए हम लोग का टारगेट क्या रहता है कि उसको मिनिमाइज, स्थलीय जीवमंडल जो नेट कार्बन स्रोत है, नेट इफेक्टिव कार्बन, उसकी पारिस्थितिकी तंत्र में 1/5 को रूपांतरित हो जाए, 30% तक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। वैश्विक ऊष्मन की वृद्धि में जीवन में सक्षम सभी गंभीर चुनौती हैं। आईपीसीसी के अनुसार विश्व भौगोलिक ग्लेशियर में पिघलने की दर में बढ़ोतरी है, समुद्र तलों से वृद्धि होगी तथा सूखा, बाढ़ में अबारमता पाई जाती है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपका जो नेचुरल डिजास्टर है जैसे फ्लड, डॉट, उसके बाद लैंडस्लाइडिंग, ये सब, और उसके बाद साइक्लोन, ये सब तो आते रहेंगे। बवंडर आदि की बारंबारता, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती रहेगी। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो आईपीसी से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार 1990 से लेकर 2021 मतलब 2100 तक ये जो ईयर चला, सेंचुरी चले, उसमें का अनुमान व्यक्त किया गया। मतलब 1.4 सेंटीग्रेड से लेकर के 5.8 सेंटीग्रेड तक आपकी, मतलब ये 2023 चल रहा है, मतलब आखिर 75 साल तक ये 5.5 सेंटीग्रेड से बढ़ सकता है। अब सोचिए जब पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ 5.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाएगा तो एक प्रकार से हीटअप हो जाएगा। जब हीटअप हो जाएगा तो जितने मेल्ट रहेंगे, ग्लेशियर रहेंगे, आइस कैप रहेंगे, वो सब आइस कैप क्या करेंगे, आपके पिघल जाएंगे। जब वो पिघल जाएंगे तो जो छोटे छोटे आइलैंड जो जब समुद्र के पास रहेंगे वो सब डूब जाएंगे। तो इसलिए भारी जनसंख्या में ये सब एक प्रकार से संभावना है, इसको हम लोग को केयर करना चाहिए इसके बारे में। वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप ध्रुव क्षेत्र में सहित विश्व में 144 से 142 हिम पेटियों में पिघलने की आशंका। सोचिए 144 में से 142 हिम पेटियाँ जो हैं, आइस कैप हैं, वो पिघलने की संभावना है, असंभावना। तो आईपीसी ने 1990 से लेकर 2100 के बीच में समुद्र में 1.33 से इतना मीटर तक इसमें क्या कर सकते, इतना मीटर तक आपकी संभावना रहती है, उसको आपको केयर करना चाहिए। तथा इसमें 390 फीट के साथ समुद्र वृद्धि में 300 मिमी अनुमानित की गई। उदाहरण के तौर पर फिजी समुद्र तल में इतना मीटर 6 इंच की प्रतिवर्ष होती है। 1900 ईस्वी के बाद पृथ्वी के औसतन तापमान 1 सेंटीग्रेड से सेल्सियस से तथा 8 सेंटीग्रेड से वृद्धि देखी गई है। उल्लेखनीय है कि पादप पलवक सागर में ही महत्व होते हैं जो स्थल घासों में होते हैं। इसके अनुसार महासागर की श्रृंखला का प्रभावित होती है, जबकि इसके पूर्णतः नष्ट हो जाने के कारण महासागर में जल प्रबल रूप में नहीं घटेगा। धातव यदि किसी महासागर का पादप पलवक किसी कारण पूर्णतः नष्ट हो जाएगा तो कार्बन सिंक के रूप में उस महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भाई जब ये लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा तो उस पर डिफरेंट एक्ट उस पर तो पड़ेगा, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क को बेहतर हो जाए ग्लोबल वार्मिंग से, ये ना, ये तो आपका गलत है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, यस। मेल्ट पिघलने लगेंगे, समय से पूर्व आने लगेंगे, यस। वर्षा स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ेगा, यस। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 2, 3 इसका ऑप्शन बी हो गया। ये देखिए आपका क्वेश्चन आया है, इसको क्वेश्चन को आप देख लीजिए इसकी थ्योरी। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि पे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो इसमें समुद्र का जल का बढ़ना, यस, इसका इफेक्ट है यह। हिम नदी पिघलना, यस। बीमारियों का फैलना, यस। प्रवाल भित्तियां का बढ़ना, यस। इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन। तापमान की वृद्धि के कारण इसमें होता है।
निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र में आता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आर्कटिक और ग्रीनलैंड में क्षेत्रों में आता है। दिए गए विकल्पों में आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, आर्कटिक ग्रीनलैंड आइस शीट एवं वैश्विक तापमान में सबसे प्रभावित होने लगता है। इसकी क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्व तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व का तापमान 3 सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा? तो स्थलीय जीवमंडल का नेट कार्बन की स्रोत में प्रवाल वृद्धि होगी तथा विश्व प्रवाल की मान्यता घटित होगी। वैश्विक फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सी बारहमासा अधिक होती है? किसकी बारहमासा? चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर, इन सब की बारहमासा सबसे ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कितनी दी गई? 0.9 सेंटीग्रेड की वृद्धि देखी गई। यदि पृथ्वी पर वैश्विक औसत तापमान पृथ्वी के पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि देखी गई? 1.8 F सेंटीग्रेड से इसकी औसत तापमान देखी गई है। हरित ग्रीन प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भू सतह का क्या तापमान रहेगा? -18 सेंटीग्रेड। औसत तापमान कितना होता है? -80 सेंटीग्रेड इसमें इंक्रीज करता है। यदि किसी महासागर के पादप पलक पर कारण पूर्णतः नष्ट हो जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है? जब उसका पादप पलक नष्ट हो जाए तो कार्बन सिक के रूप में महासागर के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या महासागर में खाद्य श्रृंखला के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लोबल ताप वृद्धि में आप क्या देखते हैं? ग्लोबल ताप वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि ग्लोबल ताप परिणाम स्वरूप इसमें धूप पिघलने के बाद समुद्र सतह पर वृद्धि होगी। यदि ग्लोबली ताप वृद्धि में वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक मीटर की प्रभावित विश्व समस्त डूब जाएंगे। 2044 तक फिजी डूब जाएगा। यस, इसका क्या ऑप्शन हो गया? इसका ऑप्शन हो गया सी, 134। आपका क्या होगा? दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।